Hello. Now miscellaneous exercise on chapter number 1, and here first question is f is a function from R to R, be defined as fx equal to 10x plus 7. Find the function g from R to R such that GOF is equal to FOG is equal to identity function on R. तो first बिफोर द क्वेश्चन हम कुछ जानते हैं इनवर्स फंक्शन के बारे में। जैसे कि अगर हमको एक फंक्शन दिया गया है f फ्रॉम a to b एंड इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम b to a such that fog is identity on b and gof is identity on a, then we say that f and g are inverse of each other, that is g is equal to inverse of f inverse। बराबर। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही दिया है, fx गिवन है 10x plus 7, आपको g फंक्शन फाइंड करना है जो r to r है और इसके लिए GOF एंड FOG आइडेंटिटी ऑन R होना चाहिए क्योंकि दोनों फंक्शन फ्रॉम R to R है। तो हम क्या करेंगे, f का इनवर्स फाइंड कर लेंगे g, और जैसे ही हम f का इनवर्स g फाइंड करेंगे ऑटोमेटिकली GOF एंड FOG दोनों आइडेंटिटी फंक्शन ऑन R हो जाएगा। बट उसके लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि फंक्शन f है वो 1 1 एंड ऑन टू है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होना कंपलसरी है। तो सबसे पहले f फ्रॉम R to R, और यहाँ पर आपको fx का फॉर्मूला दिया गया है 10x plus 7। तो 1 1 प्रूव करने के लिए x1 x2 belongs to R and f of x1 is equal to f of x2. Now f of x1 is 10x1 plus 7 and f of x2 is 10x2 plus 7। सबसे पहले तो हम लेफ्ट एंड राइट दोनों में से हम प्लस 7 को कैंसिल करेंगे। तो जैसे ही आप प्लस 7 को कैंसिल करेंगे आपको मिल जाएगा 10x1 इज इक्वल टू 10x2। वापस हम दोनों साइड से 10 कैंसिल कर लेंगे। तो अगर आप दोनों साइड से 10 कैंसिल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो f of x1 equal to f of x2 implies x1 equal to x2 and therefore f is 1 1 function। बराबर। तो ये हमने प्रूव कर लिया फंक्शन 1 1 है। अब ऑन टू प्रूव करना है, और ऑन टू में ही हमको पता है कि इनवर्स का डेफिनेशन होता है। तो सबसे पहले ऑन टू के लिए लेट y belongs to R, that is कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अब हम प्रूव करेंगे कि y एटलीस्ट वन एलिमेंट डोमेन का जो है उसका इमेज है, y इज इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डोमेन। बराबर। तो हम वो जो एलिमेंट है जिसका ये y इमेज है वो फाइंड करेंगे। अगर हमने फाइंड कर लिया तो हम बोलेंगे फंक्शन ऑन टू है। तो लेट y बिलोंग्स टू R एंड f of x is equal to y, मतलब कि suppose y is image of x. Now what is fx? तो fx is given 10x plus 7 is equal to y। यहाँ से हम x को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अगर आप x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको मिल जाएगा y minus 7 upon 10। अब क्या ये x है वो रियल नंबर होगा, देखते हैं। तो y belongs to R, that is y is रियल नंबर। रियल नंबर में से आपने 7 माइनस किया तो डेफिनेटली वो भी रियल नंबर ही होगा, एंड अपॉन 10 देन आल्सो इट इज रियल नंबर। तो ये जो x है वो रियल नंबर है, तो ये हमारे डोमेन में आ गया। इसका मतलब हमने प्रूव कर लिया फंक्शन इज ऑन टू। तो f इज 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट। एंड हम f इनवर्स जो है ना इसी को हम g बोलेंगे। बराबर। f इनवर्स इज इक्वल टू g। तो आपका जो g फंक्शन है वो कहाँ से होगा, फ्रॉम R to R। why? because f is from R to R, तो its inverse is also from R to R। now what is formula? तो formula of g is, ये जो हमने x को सब्जेक्ट बनाया है
यही हमारी फॉर्मूला रहेगी। तो gx इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन 10। क्यों, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन हम पहले भी देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार मैं लिख दूं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि fx इज इक्वल टू y है। अगर हम दोनों साइड f इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं तो f इनवर्स ऑफ fx इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y होगा। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर f एंड f इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स होंगे तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी होगा। तो f इनवर्स ऑफ f x, इसका आंसर तो x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा f इनवर्स y। अब x का वैल्यू चाहिए हमको y के फॉर्म में, तो x का वैल्यू y के फॉर्म में कहाँ पर है? ये जो बॉक्स बनाया है उसमें y माइनस 7 अपॉन 10, ये हो गया आपका f इनवर्स y। बट हमने क्या किया है, f इनवर्स की प्लेस पर g लिख दिया है, और y है तो y की जो वेरिएबल था वो y की प्लेस पर हमने x लिख दिया, तो ये हमारा हो गया है g। और इनका मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमको GOF is equal to FOG is equal to identity on RB हो जाएगा। Okay, so this one is our question number 1 of miscellaneous exercise. Now next one. Next one is question number 2, and question number 2 is F is from set of whole numbers to set of whole numbers। यहाँ पर आपको दिया गया है W is set of whole numbers, बराबर। तो set of whole numbers मतलब 0, 1, 2, 3, 4 and so on, and here f is a function from whole number to whole number, and it is defined by fn is equal to n minus 1 if n is odd and n plus 1 if n is even। ये आपको डेफिनेशन दी गई है। अब आपको प्रूव क्या करना है, शो दैट f इज इनवर्टिबल, मतलब हम प्रूव करेंगे फंक्शन 1 1 है, फंक्शन ऑन 2 है, एंड ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ f। तो सबसे पहले 1 1 प्रूव करते हैं। अब 1 1 प्रूव करने के लिए जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या होगा, तो लेट n1 एंड n2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर। अब जैसे ही आप n1 n2 बिलोंग्स टू होल नंबर लेंगे, फिर आपको फाइंड करना, आपकी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा fn1 इक्वल टू fn2 implies n1 इक्वल टू n2, ये आपको प्रूव करना है। टू प्रूव फंक्शन इज 1 1। बट जब आप f ऑफ n1 फाइंड करने जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट डेफिनेशन है ऑड एंड इवन के लिए। इसका मतलब आपको पहले ये क्लियर करना पड़ेगा कि n1 इवन है या तो ऑड है। तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है दोनों नंबर ऑड हो सकता है दोनों नंबर इवन हो, और ऐसा भी हो सकता है वन इज इवन एंड सेकंड इज ऑड। तो यहाँ हमें केस बनाने पड़ेंगे, बराबर। तो क्यों केस बना रहे हैं, बिकॉज 3 पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि भाई दोनों नंबर ऑड भी हो सकते हैं। तो पहला केस हम लेते हैं n1 एंड n2 बोथ ऑड नंबर। नाउ let f of n1 is equal to f of n2। तो n1 and n2 are odd, so we use fn equal to n minus 1। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको n1 minus 1, और सेकेंड में हो जाएगा n2 minus 1। अगर हम दोनों साइड से -1 कैंसिल करेंगे तो हमको मिल जाएगा n1 इक्वल टू n2। तो fn1 इक्वल टू fn2 इम्प्लाइज n1 इक्वल टू n2। ये हमने एक केस में कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस में n1 and n2 बोथ इवन, यहाँ पर दोनों नंबर हम इवन एक्सेप्ट करते हैं, और फिर इसमें भी हम fn1 इक्वल टू fn2 और प्रूव करेंगे n1 इक्वल टू n2। तो नंबर्स आर इवन, सो डेफिनेशन इज n प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा n1 प्लस 1, और सेकेंड में आ जाएगा n2 प्लस 1। अगर हम प्लस 1 कैंसिल कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा n1 इक्वल टू n2। एंड थर्ड केस, वन इज इवन एंड अदर इज ऑड। अब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई n1 ऑड एंड n2 इवन एक केस, फिर n1 इवन एंड n2 ऑड, मतलब रिवर्स करना है, ऐसा नहीं करना है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी
आपको सीधा ये बोलना है कि एक इवन है, तो मान लो n1 ऑड है एंड n2 इवन है। इसमें दूसरा केस नहीं करना है भाई n1 इवन एंड n2 ऑड हुआ तो क्या, ऐसा नहीं जरूरी है, बस एक इवन एंड एक ऑड। तो हमने जनरली ऐसा ले लिया है कि भाई मान लो कि n1 ऑड है। अब यहाँ पर आप देखो n1 ऑड है एंड n2 इवन है, तो इसका मतलब हमको पहले से पता है कि नंबर्स आर डिफरेंट बिकॉज वन इज ऑड एंड सेकंड इज इवन, तो दे आर डिफरेंट नंबर। इसका मतलब हम वन वन फंक्शन की जो एग्जैक्टली डेफिनेशन है उसका यूज करेंगे, n1 नॉट इक्वल टू n2, एंड हम प्रूव करेंगे f ऑफ n1 नॉट इक्वल टू f ऑफ n2। बराबर, ये जब भी हमको पीसवाइज फंक्शन मतलब यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म डेफिनेशन होता है, तब हम थर्ड केस में ऐसे ही चेक करेंगे वन वन। तो n1 एंड n2 आर डिफरेंट। अब हमारा टारगेट होगा f ऑफ n1 एंड f ऑफ n2 को डिफरेंट प्रूव करना। तो चलो f ऑफ n1 फाइंड कर लेते हैं। अब n1 क्या है, ऑड नंबर है, तो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी n माइनस वन, दैट इज n1 माइनस वन। अब ये जो नंबर है वो नंबर कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। Why? Because n1 is odd, n1 odd नंबर है, तो अगर odd नंबर में से आप 1 माइनस करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो कैसा नंबर होगा, इवन नंबर होगा। तो f ऑफ n1 इज इवन। व्हाट अबाउट f ऑफ n2? तो n2 इज इवन नंबर, तो इवन की डेफिनेशन है n प्लस वन, तो यहाँ से हो जाएगा आपके लिए n2 प्लस वन। अब n2 प्लस वन, तो n2 खुद इवन है, तो इवन में आप वन ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑड नंबर, राइट। जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं n2 इज इवन, तो इसमें अगर आपने वन ऐड कर लिया तो जो आपको नंबर मिलेगा वो ऑड नंबर होगा। तो f ऑफ n1 इज इवन एंड f ऑफ n2 इज ऑड, तो एक नंबर इवन है और सेकेंड नंबर ऑड है, इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बराबर, तो n1 नॉट इक्वल टू n2 implies f ऑफ n1 नॉट इक्वल टू f ऑफ n2। तो ये तीनों केस से हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव है, दैट इज फंक्शन इज वन वन। अब ये हमने वन वन प्रूव कर लिया है, अब चलते हैं ऑन टू प्रूव करने के लिए। ओके, तो इसको क्लीन कर देते हैं और फिर ऑन टू स्टार्ट करते हैं। नाउ नंबर 2 में ऑन टू प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो आपका डोमेन है वो डोमेन है सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसका हम रेंज फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ऑन टू में ये भी बोलते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन इज सेम एज कोडोमेन, देन वी से फंक्शन इज ऑन टू। तो रेंज ऑफ फंक्शन मतलब ये जो आपके डोमेन है वो सभी डोमेन के एलिमेंट्स है उनका इमेज, दैट इज रेंज मतलब सेट कंटेनिंग f of 0, f of 1, f of 2, f of 3 एंड सो ऑन। अब डेफिनेशन जो है हमारी इवन ऑड के लिए डिफरेंट डेफिनेशन है। तो f ऑफ 0 इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए डेफिनेशन है n प्लस वन। सो फर्स्ट में 0 प्लस वन। f ऑफ 1 ऑड नंबर के लिए डेफिनेशन है n माइनस वन, तो 1 माइनस वन। f ऑफ 2 इसमें डेफिनेशन हो जाएगी 2 प्लस वन। f ऑफ 3 डेफिनेशन हो जाएगी 3 माइनस वन, और ये प्रोसेस चलती रहेगी इवन ऑड के टाइप। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है 0 प्लस वन, 1 माइनस वन 0, 2 प्लस वन 3, 3 माइनस वन 2 एंड सो ऑन। तो ये एक्चुअली क्या है, अगर हम थोड़ा ऑर्डर में लिखते हैं तो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, दिस वन इज एक्चुअली सेट ऑफ होल नंबर। और आपको फंक्शन भी कहाँ दिया गया था, फ्रॉम होल नंबर टू होल नंबर। So this one is your codomain of function and therefore f is on to। बराबर, अब आपका फंक्शन on to भी हो चुका है, means f is 1 1 and on to। अब यहाँ पर हम इनवर्स की डेफिनेशन फाइंड करने के लिए कुछ ट्रिक यूज करते हैं। कौन सा, तो जैसे कि f ऑफ 0
हमने फाइंड किया था अभी, तो एफ ऑफ 0 का आंसर 1 आया था। इसका मतलब ये हुआ कि 0 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 1, बराबर इनवर्स फंक्शन। देन एफ ऑफ 1 उसका आंसर 0 था। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 0। नेक्स्ट फाइंड करते हैं एफ ऑफ 2। अब एफ ऑफ 2 क्या था, तो एफ ऑफ 2 का आंसर आया था 3। ओके, तो यहां से हो जाएगा 2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 3। एक और नंबर एफ ऑफ 3 लेते हैं, तो एफ ऑफ 3 का आंसर है 3 माइनस 1 मतलब कि 2। तो यहां से मिल जाएगा 3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ 2, और ये प्रोसेस चलती रहेगी, बराबर। अब थोड़ा वापस लिख देते हैं, एफ इनवर्स 1, एफ इनवर्स 1 क्या है 0। इसके बाद एफ इनवर्स 0, एफ इनवर्स 0 वो मिल चुका है 1। एफ इनवर्स 3, एफ इनवर्स 3 इसमें आंसर मिला है आपको 2। देन एफ इनवर्स 2 इसमें आपको आंसर मिला है 3, और ये प्रोसेस चलती जाएगी। अब यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा पैटर्न बनाया है कि एफ इनवर्स 1 ऑड नंबर, इसके नीचे एफ इनवर्स 3 वो भी ऑड नंबर लिखा है। अब ऑड नंबर में आप डेफिनेशन देख सकते हो, 1 था तो आपका आंसर एक लेस होके 0 मिल चुका है, 3 था तो आपका आंसर एक लेस होके 2 हो चुका है, बराबर। तो एफ इनवर्स में अगर ऑड नंबर आता है तो हमको एक नंबर लेस मिलता है, तो इसका मतलब मेरे एफ इनवर्स की फॉर्मूला कुछ बन रही है, इफ द नंबर इज ऑड, अगर आपका नंबर एन ऑड है तो एफ इनवर्स क्या करेगा, एक लेस करता है, मतलब एन माइनस 1। अब जरा इवन में देखते हैं, इवन में एफ इनवर्स 0 तो आपको आंसर 1 मिला, मतलब एक प्लस होके आया है। एफ इनवर्स 2 तो आपको मिल चुका है 3, मतलब एक ऐड हो रहा है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो जब हम n की वैल्यू इवन लेते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है, एक प्लस करके, तो एफ इनवर्स n कितना हो जाएगा, n प्लस 1। तो दिस वन इज डेफिनेशन ऑफ एफ इनवर्स n, जो आपको बोला गया था इनवर्स फाइंड करो। इसका दूसरा तरीका है एफ एन इक्वल टू वाई करके, बट आई थिंक ये आपके लिए सिंपल रहेगा कि भाई हम थोड़ा ऑब्जर्व करके लिख रहे हैं कि कैसे इवन और ऑड का आंसर आ रहा है। ओके, नाउ नंबर 3, and number 3 is f is a function from R to R, and it is defined by fx is equal to x square minus 3x plus 2. Question is find f of fx. Now f of fx, अब f of fx फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप ऐसा समझो, ओके, f अगर हमको x दिया है तो हम क्या करते हैं, x का स्क्वायर मीन्स जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करना है, देन माइनस 3 टाइम्स नंबर दैट इज x, एंड देन ऐड 2। तो यहाँ पर हमको x की प्लेस पर fx दिया गया है, बराबर। हम ऐसा मानते हैं कि भाई x की प्लेस पर fx है, तो f ऑफ दिस वन इज अवर x। तो बाय फॉर्मूला हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले fx का स्क्वायर करना चाहिए, देन माइनस 3 टाइम्स x की प्लेस पर fx, एंड देन प्लस 2, बराबर। जो फॉर्मूला हमको fx की दी गई थी वो हमने अप्लाई कर ली, बट अगेन इन ब्रैकेट इट इज fx, बट what is actually fx, so fx is x square minus 3x plus 2, so this one is x square minus 3x plus 2 whole square minus 3, fx is x square minus 3x plus 2 and then plus 2.
अब हमने एफ एक्स का वैल्यू पुट कर लिया। अब इसको एक्सपांड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x⁴ देन प्लस 9x स्क्वायर देन प्लस 2 स्क्वायर मतलब 4। नेक्स्ट इज माइनस 3 2 ज़ा 6 x³ माइनस 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 x देन प्लस 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9x माइनस 3 2 ज़ा वो हो जाएगा 6 एंड प्लस 2। अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट पावर x⁴, इसके बाद माइनस 6x³ आफ्टर दैट 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर एंड माइनस 3x स्क्वायर, मतलब यहाँ से हो जाएगा आपके लिए 10x स्क्वायर। फिर आएगा x का टर्म, तो ये है माइनस 12x और ये है प्लस 9x, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 3x और डिजिट में 4 प्लस 2 6 माइनस 6 दैट इज 0। ये है आपका आंसर। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज show that f is from R2 set containing x belongs to R where -1 is less than x is less than 1 defined by fx is equal to x upon 1 plus modulus x is 1 1 and onto function। ओके तो 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। तो नंबर 4 के लिए सबसे पहले हम लिख देते हैं कि भाई एफ R2, अब आपका जो कोडोमेन है ना वो एक्चुअली ओपन इंटरवल -1 to 1 है। अब आते हैं एफ एक्स की फॉर्मूला के ऊपर। तो एफ एक्स की फॉर्मूला है आपके लिए x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस एक्स। मॉड्यूलस एक्स हम जानते हैं कि x पॉजिटिव होता है, तो एज इट इज, तो उसका यूज करके इसको वापस लिख देते हैं। इट इज x अपॉन 1 प्लस एक्स इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and x upon 1 minus x if x is less than 0, right? Because modulus x is equal to x if x greater than equal to 0 and modulus x is minus x if x is less than 0। अब सबसे पहले प्रूव करते हैं फंक्शन 1 1 है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपकी जो f की डेफिनेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 के लिए अलग डेफिनेशन है। तो जैसे ही आप लिखेंगे 1 1 चेक करने के लिए कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R और फिर लिखेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि x1 एंड x2 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम केस बनाएंगे इसमें भी। भाई फर्स्ट केस है x1 एंड x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड केस हमारे लिए हो जाएगा बोथ आर लेस देन 0 एंड थर्ड केस हम बनाएंगे जिसमें 1 इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव, बराबर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सपोज x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज लेस देन 0, बराबर। कोई एक पॉजिटिव है और सेकेंड नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर थर्ड में x1 को पॉजिटिव मान लेते हैं। अब हर एक केस में हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये हो जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो x1 प्लस x1 इंटू x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 इंटू x2। लेफ्ट एंड राइट से x1 इंटू x2 कट करेंगे तो आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2। ये फर्स्ट केस में हमने 1 1 प्रूव कर लिया। सेकेंड केस में f ऑफ x1 is equal to f of x2, x1 and x2 are less than 0, so it is x1 upon 1 minus x1, this one is x2 upon 1 minus x2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो x1 minus x1 x2 is equal to x2 minus x1 x2, x1 x2 कैंसिल हो जाएंगे, वापस मिल जाएगा आपको x1 इक्वल टू x2। अब थर्ड केस
थर्ड केस में आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज लेस देन 0 मीन्स x1 एंड x2 आर डिफरेंट। हमको पहले से पता है कि एक पॉजिटिव है एक और नेगेटिव है, तो ये दोनों नंबर डिफरेंट है। तो इस बार हम प्रूव करेंगे कि भाई f of x1 and f of x2 are different. Now x1 is greater than equal to 0, so f of x1 is x1 upon 1 plus x1। अब ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में x1 जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस x1, तो अगर आप 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो न्यूमरेटर greater than equal to 0, denominator is more than 1, so overall this ratio is greater than or equal to 0, right? अब आते हैं f of x2, तो f of x2, here x2 is less than 0, so it is x2 upon 1 minus x2, right? अब ये रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले x2 न्यूमरेटर जो कि ऑलरेडी लेस देन 0 है, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस x2, तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, माइनस x2 इज ग्रेटर देन 0। अब हमें 1 ऐड करना है, तो अगर आप 1 ऐड करेंगे तो 1 माइनस x2 is more than 0 plus 1, so your numerator is negative, बराबर, x2 is less than 0 but your denominator is more than 1, so numerator minus denominator plus, so this one is less than 0, so one is positive and second is negative, therefore f of x1 is not equal to f of x2। तो हमने ये तीनों केस मिला के प्रूव कर लिया कि भाई जो आपका फंक्शन है वो इंजेक्टिव है, मतलब कि फंक्शन 1 है। अब ऑन टू, तो ऑन टू के लिए हम इसका रेंज फाइंड कर लेंगे, बराबर, ये जो फंक्शन हमको दिया गया है उसका हम टोटली रेंज फाइंड करते हैं। तो अब रेंज फाइंड करने के लिए ओके, अब रेंज फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखेंगे और वाई की सभी जो पॉसिबल वैल्यू है वो हम फाइंड कर लेंगे, राइट। तो हमारा जो रेंज है वो क्या आना चाहिए, ओपन इंटरवल -1 to 1 आना चाहिए। सबसे पहले लिख देते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। अब एफ एक्स इक्वल टू वाई है, बट आप जानते हैं कि एफ एक्स की दो डेफिनेशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0 के लिए अलग डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस लेते हैं, बराबर, ये अच्छे से देखते रहना। सॉरी, नाउ एफ एक्स इज x upon 1 plus x is equal to y, and therefore x is equal to y plus xy, therefore x minus xy is equal to y, and so x is equal to y upon 1 minus y। अब जब हमने स्टार्ट किया था तभी मैंने कुछ बोला था कि याद रखना ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये जो भी रेशियो आया है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो हम जो y की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे वो ऐसी वैल्यू होगी जिससे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रेशियो रहे। तो फॉर दैट इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम रियल लाइन बना लेते हैं। अब यहाँ पर
ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो आप न्यूमरेटर को तो 0 ले सकते हैं, मतलब y का वैल्यू 0 पॉसिबल है। 1 माइनस वाई डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, मतलब 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, दैट इज y इज नॉट 1। तो ये है हमारे लिए माइनस इनफाइनाइट और ये है प्लस इनफाइनाइट। और अब ये रेशियो प्लस माइनस प्लस के साइन डिसाइड करने के लिए मान लो हमने 1 से इनफाइनाइट में एक नंबर सिलेक्ट किया 2, तो 2 के लिए ये रेशियो क्या हो जाएगा, तो 2 अपॉन 1 माइनस 2, तो 2 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ऑल्टरनेट साइन चलेगी। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए तो आपका y क्या हो, मीन्स y की रेंज क्या होनी चाहिए, तो y बिलोंग्स टू होना चाहिए क्लोज फ्रॉम 0 ओपन फ्रॉम 1 होना चाहिए, बराबर। अब चलते हैं नेक्स्ट केस में। अब सेकंड केस के लिए दैट इज x लेस देन 0। यहाँ पर भी ध्यान रखना x लेस देन 0 है, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स जो हमारी डेफिनेशन है इज इक्वल टू y, therefore x is equal to y minus xy, तो x plus xy is equal to y, x को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, y अपॉन 1 प्लस वाई। अब यहाँ पर आपका x क्या है, लेस देन 0 है, बराबर। x इज लेस देन 0, तो दिस वन इज लेस देन 0, क्योंकि आपका x है वो लेस देन 0 है, तो ये जो है वो एक्चुअली x का वैल्यू है। अब इसी को, ये जो इनइक्वालिटी है, ये रेशियो है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं लेस देन 0 के लिए। तो इस बार लेस देन 0 है, मतलब न्यूमरेटर 0 नहीं हो सकता, तो y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई है, वो भी 0 नहीं हो सकता, मतलब y का वैल्यू -1 भी नहीं ले सकते हम। माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। अब एक नंबर लेते हैं 0 से इनफाइनाइट में, मान लो वापस 2 है, तो ये 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो 2/3 होगा, वो तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, फिर ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। आपको क्या चाहिए, लेस देन 0, लेस देन 0, तो y बिलोंग्स टू ओपन -1 टू 0। अब ये है आपका फर्स्ट केस और ये है आपका सेकेंड केस, ये दोनों को मिलाएंगे हम, तो फ्रॉम 1 एंड 2 y बिलोंग्स टू -1 टू 1, बराबर। ये मैंने थोड़ा डायरेक्टली लिखा है बिकॉज ऑफ थोड़ा स्पेस। तो ये दोनों का यूनियन करना है आपको, -1 टू 0 यूनियन 0 टू 1, तो इसमें कौन से नंबर आएंगे जो बिटवीन -1 एंड 1 होंगे। तो दिस वन इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is show that f is a function from R to R given by fx equal to x cube is injective। तो 1 1 प्रूव करना है हमको, इंजेक्टिव मतलब 1 1 प्रूव करना है। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R such that या तो f of x1 equal to f of x2। Now f of x1 is x1 cube and f of x2 is x2 cube। अब यहाँ पर आप दोनों से डायरेक्टली क्यूब रूट नहीं ले सकते क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसके जो जीरोस हो सकते हैं या तो इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं वो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, तो आप डायरेक्टली इसका क्यूब रूट नहीं ले सकते, बराबर। तो x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, therefore x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करो, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो x1 माइनस x2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मतलब ये है कि वन ऑफ देम इज 0, या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 हो सकता है, या तो सेकेंड ब्रैकेट 0 हो सकता है, या तो फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं। बट आपको तो प्रूव करना है फंक्शन 1 1 है, मीन्स व्हाट वी वांट, हम तो चाहते हैं कि भाई x1 इक्वल टू x2 ही आए, ओके। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो ब्रैकेट है वो 0 नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लो x2 0 नहीं है, बराबर, सपोज x2 इज नॉट 0, और फिर हम x2 स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं।
तो अगर आप x2 स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर प्लस x1 अपॉन x2 प्लस 1 equal to 0. Why? Because divide each by x2 square not equal to 0. अब कोई बोलेगा अगर x2 स्क्वायर 0 हो गया तो फिर हम बोलेंगे x1 स्क्वायर से डिवाइड कर लो, बराबर। तो x2 स्क्वायर से हमने डिवाइड कर लिया। अब ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म के रियल जीरो या नॉन रियल जीरो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो ये जो आपका ब्रैकेट है सेकेंड ब्रैकेट, उसके लिए अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं तो यहाँ पर a1 है, bb1 मतलब x1 अपॉन x2 होल स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 है, x1 अपॉन x2 का कोएफिशिएंट भी 1 है एंड कांस्टेंट भी 1 दिया गया है, बराबर। तो c इज आल्सो 1, तो यहाँ से हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी दैट इज -3 लेस देन 0। और इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सेकेंड ब्रैकेट है उसके रियल रूट्स नहीं हो सकते, बराबर। तो देयरफॉर x1 स्क्वायर या तो x1 अपॉन x2 होल स्क्वायर प्लस x1 अपॉन x2 प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 इन R। ओके, ये रियल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास जो डोमेन है वो R है। तो सेकेंड ब्रैकेट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर आपका सेकेंड ब्रैकेट 0 नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ब्रैकेट इज नाउ 0, दैट इज x1 minus x2 equal to 0 and x1 minus x2 equal to 0 which gives x1 equal to x2 and therefore your function is injective, या तो आपका जो फंक्शन है वो 1 1 है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 6 और नंबर 6 में आपको दिया गया है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शंस f from n to z and g from z to z such that okay अब can't see properly, बराबर। तो जरा मैं देख लूं, f is from n to n, g is from z to z, GOF is injective but G is not injective। ओके, चलो तो हिंट दिया गया है इधर, और हिंट है कंसीडर fx इक्वल टू x एंड gx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x। तो फंक्शन ऑलरेडी आपको दिए गए हैं तो लिख देते हैं f इज अ फंक्शन फ्रॉम n टू z। यहाँ पर आपको fx दिया गया है x, जो हमने ये हिंट है उसका यूज किया है, और g फंक्शन है वो z टू z दिया गया है और उसका जो डिफाइन किया है gx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x। आपको प्रूव करना है GOF इज इंजेक्टिव, मतलब GOF 1 1 है बट G इज नॉट इंजेक्टिव। ओके, तो सबसे पहले हम G नॉट इंजेक्टिव प्रूव कर लेते हैं क्योंकि वो दिख रहा है gx इक्वल टू मॉड्यूलस x। तो G ऑफ 1 बराबर G ऑफ 1 दैट इज मॉड्यूलस ऑफ 1 is equal to 1, then G of minus 1 modulus of minus 1 is equal to 1, so G is not 1 1 because different number लिए हमने बट फिर भी आपके जो आंसर है वो तो सेम आए हैं। ओके, अब देखते हैं कि आपको बोला गया है GOF 1 1 है ऐसा प्रूव करो। ओके भाई, तो सबसे पहले हम जो GOF है ना उसका डोमेन एंड कोडोमेन लिख देते हैं। तो GOF का डोमेन क्या होगा, तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि GOF का डोमेन है तो F कॉलन है, तो F कॉलन के बाद जो नंबर लिखा है वहां से आप ऐसे क्रॉस में निकल जाओ तो आपको मिल जाएगा
डोमेन एंड कोडोमेन। तो GOF इज फंक्शन फ्रॉम N to Z, और इसके डेफिनेशन भी फाइंड कर लेते हैं। GOFX, that is G of fx. Now G of what is fx? So fx is given x. What is G of x? So G of x is modulus of x. But modulus x is same as x. Why? What is reason? Because our domain of GOF is n, and therefore x is confirmed greater than 0. That's why we say modulus x equal to x. Okay, now we want to prove GOF is 1 1. तो लिख देते हैं x1 x2 belongs to domain of GOF, that is n. GOF of x1 is equal to GOF of x2. Now GOF of x1, तो हमारी फॉर्मूला तो GOF x equal to x है, तो यहाँ पर आ जाएगा x1 और यहाँ पर आ जाएगा x2. तो GOF x1 equal to GOF x2 implies x1 equal to x2, and therefore GOF is 1 1. Okay, या तो GOF x equal to x था, तो वहां से भी एक्चुअली पता चल सकता है कि ये फंक्शन 1 1 है. So this one is our number 6, and after number 6, now on number 7, give examples of two functions. F is from n to n, G is another function from n to n, such that GOF is on 2 but F is not on 2. अब यहाँ पर भी हमको ऑलरेडी हिंट दिया गया है भाई, आप fx इक्वल टू x प्लस 1 and gx is equal to x minus 1 if x greater than 1 and 1 if x equal to 1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा बराबर. तो हिंट का यूज करके क्वेश्चन करते हैं 7. अब 7 में f is a function from n to n. अब आपको fx की फॉर्मूला दी गई है x प्लस 1. f इज नॉट ऑन टू, तो हम पहले देख लेते हैं कि फंक्शन f ऑन टू है या नहीं. तो हमारा जो डोमेन है वो दिया गया है n, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो रेंज ऑफ f क्या होगा? रेंज ऑफ f होगा सेट ऑफ इमेजेस, मतलब जो डोमेन में एलिमेंट है वो सभी की इमेजेस अगर हम फाइंड कर लेंगे तो उससे हमको रेंज मिल जाएगा. तो f1 f2 f3 f4 and so on. Now by formula here fx is x plus 1, तो f of 1 क्या होगा? 1 plus 1 that is 2. f of 2 2 plus 1 हो जाएगा 3. f of 3 3 plus 1 मतलब 4. f of 4 हो जाएगा 5 एंड कंटिन्यूअस. अब ये देख सकते हो ये 2 3 4 5 है, इसका मतलब दिस वन इज n माइनस सिंगलटन 1. और आपको कोडोमेन क्या दिया गया है? n दिया गया है. दिस वन इज नॉट सेम एज कोडोमेन ऑफ फंक्शन एंड देयरफॉर f is not on to. ओके, अब चेक करते हैं GOF. तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो f है वो भी n to n है और g भी फंक्शन n to n है, तो GOF का डोमेन एंड कोडोमेन क्या होगा वो लिख देते हैं. तो GOF हो जाएगा n to n. अब इसका फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं, फिर हम ऑन टू चेक करेंगे. तो GOFX, that is G of fx. G of fx, fx का फॉर्मूला है x प्लस 1. अब g का फॉर्मूला है उसमें ऐसा दिया गया है कि अगर आपका नंबर 1 से ग्रेटर है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है x माइनस 1, और अगर x 1 है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है 1. अब जैसे कि हमने साइड में रेंज ऑफ f फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि ये fx है तो x प्लस 1 वो fx का फॉर्मूला ही है x प्लस 1. तो रेंज ऑफ अ फंक्शन f इज व्हाट? n माइनस सिंगलटन 1. इसका मतलब ये हुआ, या तो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आप x का वैल्यू 1 लेंगे तो आंसर 2 आएगा.
तो x प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, क्योंकि वन प्लस वन टू से ये आंसर चालू ही होगा, तो x प्लस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, एंड दैट्स व्हाई वी यूज gx इज इक्वल टू x माइनस वन, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन वन है। तो यहां से मिल जाएगा आपको x प्लस वन माइनस वन, सो इट इज x। अब इसका रेंज फाइंड कर लेते हैं, बराबर। तो डोमेन ऑफ GOF is n, means it is 1 2 3 4 and so on, और ये है हमारे GOFX की फॉर्मूला। अब इसका रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज मतलब व्हाट, सेट ऑफ इमेजेस, मतलब f1 f of 2 f of 3 f of 4 and so on। अब फॉर्मूला क्या है, तो GOFX इज इक्वल टू x, तो f1 का आंसर 1, f2 का आंसर 2, f3 का आंसर 3 4 एंड सो ऑन। दिस वन इज योर n, और आपका कोडोमेन भी क्या दिया गया था, n। दिस वन इज सेम एज कोडोमेन ऑफ G composition F, and therefore G composition F is onto function। Okay, so this one is your number 6 and 7। चलो अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। Next one is given a non-empty set X, consider Px which is a set of वो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो हम नीचे से जो सेंटेंस है वही डील करते हैं। डिफाइंड Px होगा तो वो क्या होगा, सेट ऑफ सबसेट्स ही होगा। Define the relation R in power set of X as follows: for subsets AB in Px, A is related to B if and only if A is subset of B. Is our equivalence relation on power set of X? Justify your answer। Okay, तो यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया है X, जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है। आपको रिलेशन डिफाइन करना है ऑन पावर सेट ऑफ X, बराबर। This one is set of subsets, set of subsets of the set X। R is, जिसको मैं थोड़ा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूँ, R is a set containing order pair AB if A is subset of B। ऑर्डर पेयर AB रिलेशन का मेंबर होगी, उसके लिए कंडीशन क्या है, A is subset of B, और ये A एंड B कहाँ से होंगे, फ्रॉम पावर सेट ऑफ X। अब हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले लेट A belongs to power set of X is any element। हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, मतलब हम चेक करना चाहते हैं फॉर ऑर्डर पेयर ए का खुद के साथ पेयर रिलेशन में, रिलेशन का मेंबर है या नहीं है, वो हमें चेक करना है, बराबर, फॉर एनी एलिमेंट। तो कंडीशन क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए सबसेट ए, एंड वी नो दिस वन इज ऑलवेज ट्रू, बराबर। सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये ऑलवेज ट्रू होता है, एंड इट मींस आपका जो ऑर्डर पेयर है वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर आर का मेंबर है, एंड देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो हम पहली एग्जाम में तो पास हो चुके हैं कि भाई रिफ्लेक्सिव तो है ये। अब सिमेट्रिक देखते हैं। तो सिमेट्रिक मतलब हम एक ऑर्डर पेयर एक्सेप्ट करेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, और हम चेक करेंगे कि क्या इसका फ्लिप मेंबर है या नहीं है। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। अब क्या आप रिवर्स बोल सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो
B subset A is not always true. ये always true नहीं होगा, इसका मतलब ये ट्रू हो सकता है, बट उसके लिए कंडीशन क्या होगी? तो दिस वन इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अब ये ट्रू क्या हो, कब होगा वो भी लिख देते हैं। इफ A इक्वल टू B, then A सबसेट B एंड B सबसेट A, ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, अदरवाइज ये ट्रू नहीं हो सकता। तो A सबसेट B, इसका मतलब ये नहीं कि B सबसेट A होगा, तो B सबसेट A is not always true and therefore order pair BA is not member of R and therefore R is not symmetric। बराबर, अब ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है तो डेफिनेटली ये इक्विवेलेंस नहीं हो सकता, बराबर। बट यस, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो R इज नॉट सिमेट्रिक, तो यहाँ पर मैं ट्रांजिटिव चेक नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, बट यहाँ पर तो रिलेशन सिमेट्रिक ही नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी से R इज नॉट इक्विवेलेंस, बराबर। एक्चुअली ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, बट बिकॉज ये सिमेट्रिक ही नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता, राइट। सो दिस वन इज अवर नंबर 8। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, एक और सम कर सकते हैं तो ओके, नंबर 9। नाउ नंबर 9 is given a non-empty set X, consider the binary operation on X होगा शायद, given by A star B is equal to A intersection B for every AB in power set of X, where power set of X, okay, जिसको मैं power set ही बोल रहा हूँ, power set of X show that X is identity element for this operation and X is only invertible element in Px with respect to the operation star। ओके, तो आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है on power set of X, that is power set of X cross power set of X to P of X, it is function from Px cross Px to Px, and here definition is given by A star B is equal to A intersection B for all A and B belongs to power set of X। सबसे पहले आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या है? तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन है A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A, ये होता है आइडेंटिटी का डेफिनेशन, बराबर। तो लिखते हैं लेट, हम कैपिटल सिंबल इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सेट है तो कैपिटल ई लिख रहे हैं। लेट E be an identity, let E be an identity for star, therefore A star E is equal to आना चाहिए A, this one is for every A, ये हर एक A के लिए ट्रू होना चाहिए। अब A स्टार E is equal to A, स्टार का डेफिनेशन दिया गया है इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन E is equal to A for every A। अब A एंड D का इंटरसेक्शन A है, ऐसा कब पॉसिबल है? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? A is सबसेट ऑफ सेट E। अगर A E का सबसेट है तो ही ये पॉसिबल है कि ये दोनों का इंटरसेक्शन A मिल जाए, और ये किसके लिए होना चाहिए? फॉर एवरी A। तो हर एक जो A ले रहे हैं, अब एक इसका मेंबर है पावर सेट ऑफ X, तो हर एक A सेट E का सबसेट है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं? E क्या होगा? X,
बिकॉज px में क्या होंगे, सबसेट्स ऑफ x, तो सभी जो एलिमेंट है a वो e के सबसेट है, तो e क्या हो सकता है, x ही हो सकता है, क्योंकि पावर सेट ऑफ x में x के सबसेट होते हैं, तो e एग्जैक्टली x ही होगा, बराबर। एंड सो e इक्वल टू x, और फिर आप चेक भी कर सकते हैं e स्टार a that is x star a is equal to x intersection a, and x intersection a is a, right, because a is subset of x. So what we can say, x is an identity, बराबर, x आइडेंटिटी है। और क्या चेक करना है हमको, x इज ओनली इन्वर्टिबल। अब आपको ये भी बोला है कि x ही सिर्फ इन्वर्टिबल है। अब इन्वर्ट की डेफिनेशन क्या थी, तो इन्वर्स की डेफिनेशन थी a स्टार b इज इक्वल टू e इज इक्वल टू b स्टार a। तो लिखते हैं लेट a belongs to p of x and a स्टार b, ये आइडेंटिटी होना चाहिए। स्टार का डेफिनेशन है a इंटरसेक्शन b, आइडेंटिटी हम फाइंड कर चुके हैं x। अब a एंड b ये दोनों एलिमेंट है वो पावर सेट ऑफ x के हैं, दोनों का इंटरसेक्शन x होना चाहिए। अब ये कब पॉसिबल है, तो इज पॉसिबल ओनली फॉर a इक्वल टू b इक्वल टू x। अगर आप a एंड b दोनों x लेंगे तो ही ये पॉसिबल है, बराबर। एंड दैट्स व्हाई x इज ओनली इन्वर्टिबल, बराबर, दैट्स व्हाई x इज ओनली invertible element in px. So this one is our question number 9. Okay,